हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है क्लास 12th का NIOS बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही। हो सकता है इनकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज होकर आ जाए, बट क्वेश्चंस यही होंगे। आपको इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती हैं? कृष्ण द्वारा गोपियों से बांसुरी मांगने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? सूरदास द्वारा रचित पद के आधार पर लिखिए। आंसर है, गोपियाँ श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं और उनके साथ समय बिताने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए गोपियाँ उनकी बांसुरी छिपा लेती हैं ताकि श्री कृष्ण उनके पास आकर बांसुरी मांगे और इस बहाने उनसे बातचीत हो सके। मतलब जो गोपियाँ थी वो श्री कृष्ण के पीछे इतनी पागल थी, वो ये मौका नहीं खोना चाहती थी कि श्री कृष्ण कैसे उनके पास आए, कैसे उनसे बातचीत करे। इसलिए वो उनको परेशान करने के लिए बांसुरी छिपा लेती थी ताकि श्री कृष्ण खुद उनके पास आए और उनसे बात करें। जब कृष्ण गोपियों से बांसुरी मांगते तो गोपियाँ वो में मुस्कुरा कर उन्हें छेड़ती और बांसुरी वापस देने की बात कहकर फिर मुकर जाती। गोपियाँ जानबूझकर बांसुरी नहीं लौटाती हैं ताकि कृष्ण उनसे लंबे समय तक बात कर सकें। आप समझ ही गए होंगे, इसकी लैंग्वेज बहुत ही इजी है कि श्री कृष्ण से बात करने के लिए वो उनको छेड़ती थी, उनको बार बार कहती थी कि ले लो, फिर वो देती नहीं थी, उनको तंग करती थी ताकि कृष्ण उनके पास ही रहे, उनसे बात करते रहें। नेक्स्ट है, परशुराम के उपदेश कविता के संदर्भ में स्वतंत्रता का महत्व अपने शब्दों में लिखिए। आंसर है, परशुराम के उपदेश कविता के संदर्भ में स्वतंत्रता मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। यह केवल एक अधिकार नहीं बल्कि मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति है। मतलब हर मनुष्य को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। जो स्वतंत्रता है वो उसी के लिए ही बनी है। जिस प्रकार एक पक्षी स्वतंत्रता चाहता है, उसी प्रकार हर मनुष्य भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता है। जैसे कि कोई भी पक्षी होता है, अगर हम उसको कैद कर लेते हैं तो वो स्वतंत्रता चाहता है, वो भी ये चाहता है कि यार मैं भी खुले आसमान में जीऊँ, मैं भी स्वतंत्र होकर रहूँ। वही सेम मनुष्य का है कि उसको अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, किसी की गुलामी में नहीं रहना चाहिए। जब मनुष्य पर गुलामी का संकट आता है तो वह उससे मुक्त होने के लिए हर संभव प्रयास करता है और किसी भी मुसीबत का सामना करते हुए झुकता नहीं है। मतलब कोई भी इंसान के ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, कोई गुलामी कर रहा है, मतलब कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो उसको अपनी मुसीबत में ही वो झुकता नहीं है किसी के सामने। वो कहता है मुझे ये करना है, मुझे स्वतंत्र होना है, तो मैं अपने लिए खुद लड़ूंगा, अपने अधिकार खुद पाऊंगा। आपको ये आंसर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़िया कविता में भेड़िए का प्रतिकार्य स्पष्ट कीजिए। आंसर, कविता में भेड़िया शब्द का उपयोग एक प्रतीक के रूप में किया गया है। भेड़िया उस वर्ग का प्रतीक है जो अपनी हिंसा, क्रूरता, लालच से आम जनता को डराकर उनके अधिकारों को छीन लेता है। कविता का उद्देश्य सामान्य लोगों को भेड़िए जैसे हिंसक और अत्याचारी लोगों के खिलाफ संघर्ष करने का हौसला देना चाहता है। मतलब कि जो इस चैप्टर में है कि भेड़िया जो शब्द है उसका एक प्रतीक के रूप में किया गया है उपयोग। और जो वो यही चाहते हैं कि जो अपनी हिंसा, क्रूरता और लालच से आम जनता को डराकर उनके अधिकार छीन लेता है, मतलब कि उनके ऊपर रौब जमाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको भेड़िए जैसा हिंसक और अत्याचारी होना चाहिए, जो मतलब जो किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके साथ वो अपनी आवाज़ उठा सके, डरे नहीं किसी से, अपने अधिकार के लिए किसी के सामने झुके नहीं, कोई डरा ना सके, ऐसा बनना चाहिए। यहाँ भेड़िया केवल एक पशु नहीं है बल्कि दमन, शोषण और अन्याय करने वाले लोगों का प्रतीक है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने वर्चस्व को बनाए रखना और स्वार्थ पूरा करना। ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। ठीक है, कि मतलब अपने शोषण और अन्याय करने वाले लोगों का प्रतीक है, जिनको सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अपना स्वार्थ पूरा करना। नेक्स्ट, चीफ की दावत कहानी में शामनाथ अपनी माँ के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है? आंसर, चीफ की दावत कहानी में शामनाथ अपनी माँ के प्रति अत्यंत असंवेदनशील और स्वार्थी व्यवहार करता है।
वह अपनी माँ को पार्टी के दौरान छिपाने की कोशिश करता है। मतलब वो नहीं चाहता कि उसकी माँ किसी के सामने आए ताकि उसे एम्बेरस फील हो, उसको बुरा लगे, और उनकी स्थिति को हीन मानता है। जैसे मतलब कि वो जिस तरह से कपड़े वेयर करती हैं, जिस तरह से रहती हैं, तो वो उनको अच्छा नहीं मानता कि अगर वो मेरे सामने आएगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसके बावजूद जब माँ की उपस्थिति से लाभ होता है तो वह गर्वित हो जाता है, मतलब वो खुश हो जाता है। अगर माँ की अटेंशन जैसे कहीं मिल रही है, माँ तो उससे उसकी तारीफ़ हो रही है, तो वो खुश हो जाता है। शामनाथ का चरित्र स्वार्थी और सामाजिक मान्यताओं से प्रभावित होता है, जो अपनी नौकरी की तरक्की के लिए अपनी माँ की भावनाओं को अनदेखी करता है। मतलब कि वो अपनी जैसे कि होता है ना, अपने आगे बढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, और अपने सब कुछ अपने फ़ायदे के लिए अपनी माँ को कोई वैल्यू नहीं देखा, उनको अनदेखा कर देता है। नेक्स्ट, रीढ़ की हड्डी एकांकी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। आंसर इज, रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक एकांकी है। इसका शीर्षक बिल्कुल उचित है। इस एकांकी में लेखक ने समाज के रूढ़ियों पर प्रहार किया है। यदि मानव शरीर के रीढ़ की हड्डी का कोई भाग स्वस्थ ना हो तो मानव शरीर का खड़े रह पाना संभव नहीं है। उसी प्रकार यदि समाज की रीढ़ पुरुष और नारी में से यदि किसी एक का शोषण हो, उसे दबाया जाए, समान अधिकार ना दिया जाए, तो समाज का भी कल्याण असंभव है। यदि रीढ़ की हड्डी पाठ का एक उपयुक्त शीर्षक है, मतलब कि ये इससे रिलेटेड है कि हमारे समाज में जो पुरुष है और स्त्री है, अगर उनमें से किसी एक का अधिकार छीन लिया जाए, तो हमारे जो अधिकार है उनको ना दिया जाए, तो इस समाज का कल्याण नहीं हो सकता। दोनों को ही इक्वल समान अधिकार मिलने चाहिए। जैसे कि अगर किसी एक को अधिकार नहीं मिल रहा, दूसरे को मिल रहा है, तो हमारी प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। जो ये रीढ़ की हड्डी है, ये एक मनुष्य के शरीर के समान है। अगर मनुष्य के शरीर की रीढ़ की हड्डी टूट जाए या काम ना करे किसी वजह से, तो वो इंसान खड़ा नहीं हो पाता। उसी तरह मनुष्य और स्त्री दोनों को ही समान अधिकार की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ पाठ के आधार पर लिखिए कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को दायित्व क्यों नहीं सौंपना चाहती। इससे युवा पीढ़ी किस प्रकार प्रभावित होती है। आंसर है, पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ पाठ के आधार पर पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को दायित्व इसलिए नहीं सौंपना चाहती क्योंकि उन्हें भय है कि नई पीढ़ी उनके स्थापित वर्चस्व और सिद्धांतों को समाप्त कर देगी, साथ ही उनके सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे, उनका प्रभाव शून्य हो जाएगा। वे अपने अनुभवों और अधिकारों पर ही एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। इस स्थिति में युवा पीढ़ी आत्मविश्वासहीनता हो जाती है। मतलब कि जो पुराने लोग हैं, पुरानी पीढ़ी है, वो यही सोचती है कि यार नई जनरेशन आ जाएगी तो हमारा ये सब कुछ अधिकार ख़त्म हो जाएगा, वो अपने तरीके से सब कुछ स्टार्ट करेगी, हमारा जो हमारा प्रभाव बना हुआ है लोगों पर वो शून्य हो जाएगा, वो हमें नहीं नई पीढ़ी को वैल्यू देंगे। तो उनके अंदर एक डर है, ठीक है, न्यू पीढ़ी को लेकर। और जो न्यू पीढ़ी है वो आत्मविश्वासहीन हो जाती है, वो डीमोटिवेट हो जाती है कि यार ये तो हमें कुछ करने नहीं देते, हमें आगे बढ़ने नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसकी स्वतंत्रता, सुख और विकास बाधित होते हैं। इससे जो था उनकी जो स्वतंत्रता होती है और जो सुख होता है, विश्वास होते हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेके। इससे वे समाज विरोधी मानसिकता की ओर बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें अवसर और जिम्मेदारी नहीं दी जाती। मतलब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो हर किसी चीज़ के अगेंस्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई मतलब कोई मौका नहीं देता, कोई जिम्मेदारी नहीं देता। सब बड़े कहते हैं, पुरानी पीढ़ी कहती है कि नहीं हम करेंगे हम करेंगे, नई पीढ़ी को कोई मौका नहीं देते। तो इसको भी आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर कर लेना, बहुत ही ईजी है और आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर इस लैंग्वेज में नहीं लिखना, जितने भी इसमें क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं वो आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जितना लेंथी और जितना अच्छा लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये है परिपत्र। परिपत्र जो होता है वो क्वेश्चन के अंदर ही आता है। ठीक है, ये पत्र नहीं है, ये परिपत्र है। इसके अंदर हेडलाइन होगी, निम्नलिखित में से 50-60 वर्ड्स का परिपत्र लिखिए। और जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेंशन होगा आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है,
स्टार्ट करते हैं। अखिल भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति परिषद के महानिदेशक की ओर से कार्यालयों में मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए धनराशि की सीमा निर्धारित करने हेतु परिपत्र लिखिए। फर्स्ट आपको परिपत्र लिखना है, ठीक है। सेकंड लाइन में अखिल भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति परिषद आ जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में मेंशन है। थर्ड लाइन में आएगा आपकी डेट, दिनांक, जो जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे उस दिन की। नेक्स्ट परिपत्र संख्या, इसमें मेंशन नहीं की है, अगर मेंशन होगी तो आप वो नंबर डालेंगे, नहीं होगी तो जस्ट संख्या लिख देना, ठीक है। उसके बाद आ गया, सभी कार्यालयों की प्रमुखों को सूचित किया जाता है कि कार्यालयों में मोबाइल फ़ोन होने वाले व्यय की सीमा ₹500 प्रति माह निर्धारित की गई है। इस राशि से अधिक व्यय की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। कृपया सभी कर्मचारियों को इस परिपत्र की जानकारी दें और उचित अनुपालन सुनिश्चित करें। धन्यवाद। महानिदेशक, अखिल भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति परिषद। सो ये कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा लगा लो नोटिस टाइप है। आपको बताना है कि जो मोबाइल फ़ोन है उसके व्यय की सीमा प्रति माह इतने रुपीस दी गई है, 500 रुपये, 1000 रुपये आप लिख सकते हैं, 200, 400, 500, 1000, मतलब उन्होंने इतना डिसाइड किया है और इस राशि से अधिक नहीं दी जाएगी, ठीक है। जो भी आप एक अमाउंट लिखेंगे उससे ज़्यादा लिखना नहीं दी जाएगी। कृपया सभी कर्मचारियों को इस परिपत्र की जानकारी दे, इन्फॉर्मेशन दे, ताकि इसका पालन हो सके। एक डिसाइड अमाउंट दे दे ताकि सब पे कर सके। सो ये था आपका एक पार्ट 1 जो था हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।